अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शुभर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तशना यार की एपिसोड नंबर 9। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप लोगों की शिकायतों के भरमार जो मेरे पास इनबॉक्स में आ चुके हैं, उन सब का एक ही जवाब है कि डियर, अगर मैं एपिसोड वीकली 3 नहीं दे पाती और उसकी जगह मैं 2 दे रही हूँ, तो वो जो दूसरी होगी वो ट्रिपल मतलब बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब इस वीक में 1 आए या 2 आए। और मुझे जैसे-जैसे वक़्त मिलता जाएगा, मैं ये नहीं देखूँगी कि मुझे 2 देनी है, 3 देनी है। मैं हो सकता है पूरा वीक देती रहूँ, लेकिन ये कुछ हफ़्ते ऐसे हैं कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और आप लोगों को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। सब्र का दामन छोड़िए मत। आप लोग मेरे बहुत ही, पंजाबी में कहते हैं ना, अथरे हुए रीडर्स वो हैं। तो प्लीज़ सब्र का दामन थाम के रखिए। शुरू करते कहानी। तशना यार। मनसा। उनके होंठ बिना आवाज़ के हिले थे। कंधे में यकदम तकलीफ़ की एक लहर उठी थी। वो बेख्तियार उठ के बैठे थे। कमरे में नीम अंधेरा था। भारी दबेस पर्दे रोशनी को अंदर आने से रोके हुए थे। वो पलंग की पाइंती के साथ सर टिकाए आंखें मूंदे बैठ गए। मजीद साहब, क्या हुआ आपको? महनाज ने उनके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में नमी को महसूस किया। हमें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, शायद वो सच कह रही हो। मजीद साहब की आंखों में कर्ब के साथ साथ सुर्खी भी झलक रही थी। वो सिसक उठे थे। आप किसकी बात करें? महनाज समझ तो गई थी, मगर फिर भी कसदन सवाल किया। मैं मनसा की बात कर रहा हूँ। आज पूरे 1 माह बाद उनके लबों पर मनसा का नाम आया था। उनकी सारी अकड़, सारा रोब दबदबा कहीं जा सोया था। मेरा नहीं ख्याल कि आपको अब उसको याद रखना चाहिए, जिसने पलटकर आपकी एक बार भी खबर तक न दी। वो तो ऐसे जैसे इंतज़ार में बैठी हुई थी कि आप उसे कहीं निकालें और उससे मौका मिले। वो दोनों हाथों से सर को थामे माऊफ होते जहन और बेजान जिस्म के साथ बैठे रहे। नाज, खामोश हो जाओ। मेरा दिल न जाने क्यों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने इस बात को 1 महीना लगाया कबूल करने में कि मन से ऐसे नहीं हो सकती। ज़रूर इस बात के पीछे कुछ और कहानी है। मजीद साहब की आवाज़ महनाज की समात से गुजरी थी, जो खिड़की के आगे खड़ी बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। आप आंखों देखा जुटला नहीं सकते। मजीद, मैंने भी वो सब कुछ आपके साथ देखा था। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो सच्ची थी? उनके लहजे में नुमाया तलखी मौजूद थी। अब सुबह सुबह इन बातों को छोड़िए, मॉर्निंग वॉक पे चलिए। आपको मालूम है ना, आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मजीद साहब चंद लम्हे तक उन्हें देखते रहे, कुछ कहने की कोशिश करते रहे, मगर लफ्ज़ उनके मुंह से अदा नहीं हो रहे थे। यूं जैसे कुव्वत गोयाई पर यकदम फाले जान गिरा था। मजीद साहब 2 भाई और 1 बहन थी। सबसे बड़ी नगीना अनवर, जिनकी शादी उनके मामूजात कज़न हयात अकराम से हुई थी, जिससे उनके सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम इब्तिसाम हयात था। मजीद साहब के बड़े भाई सुफियान अनवर, जिनकी शादी अपनी क्लास फेलो रुबीना से हुई थी, जिनसे उनके 2 बेटे और 1 बेटी, ज़ारून, निशा और छोटा बेटा बिलाल सुफियान थे। सबसे छोटे मजीद अनवर, जिनकी शादी उनकी खाला की बेटी सालिहा से हुई थी, जिनसे अल्लाह ने उन्हें मनसा मजीद तोहफे में अता की थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद ही वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर मजीद साहब और मनसा को दुनिया में अकेला छोड़ गए। साले के इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही नगीना और सुफियान ने मिलकर मजीद साहब की शादी महनाज बेगम से करवा दी, जिनसे उनके घर फलक की आमद हुई, जिन्होंने रवायती सौतेरी माओं की तरह मनसा के साथ अपना रवैया ना अच्छा रखा और ना बुरा। वो अक्सर औकात फलक को मनसा के साथ हसद में आकर बुरा रवैया अख्तियार करता देखकर मजीद साहब के सामने पर्दा डाल जाती। इस बारिश ने तो मेरी कमर तोड़ के रख दिया। सुबह से तीसरी बार मैंने वाइपर लगाया सहन में। सबा की दवाइयाँ अरूज पर थी। तो तुम छोड़ दो उसे। मैंने कहा था मैं मशीन से फारिग हो जाऊँ तो फिर मैं वाइपर लगा दूँगी। नहीं आप भी, आपको एक ही दिन की तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप मशीन लगा के बैठ गए हैं। शुगर नहीं करती मैंने मशीन खुद लगा ली है, वरना पिछली बार तो मेरे कपड़े तुमने धोए थे। वो मसरूफ़ से अंदाज में कपड़ों वाली बाल्टी में से कपड़ों के खंगाल रही थी। कोई बात नहीं आप भी, इसमें क्या हो गया? आपने कभी अपने घर में ऐसे काम जो नहीं किए? आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक कह रही हो। वो जमाइयाँ लेने लगी। आप तो अभी उठी थी ना, आपको फिर से नींद आ रही है? नहीं, पता है अजीब सी तबीयत हो रही है, सुस्ती सुस्ती सी, कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। वो कपड़ों को निचोड़ते हुए बोली।
लाइए मैं आपकी मदद करवा देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बादल देखिए फिर से बन गए, कहीं फिर से बारिश ना हो जाए। नहीं मैं कर लूँगी, तुम देखो बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई है, देखो कौन आया। कुछ देर बाद सबा के साथ दरवाजे से अंदर दाखिल होती शख्सियत को देखकर मनसा मजीद बैक वक्त शौक और खुशी से निहाल हो गई थी। निशा! वो उसे सीने से लगाकर भींच गई थी। जाने कितने दिनों के बाद उसने किसी अपने को देखा था। तुम तो लगता है मुझे भूल ही गई हो, लेकिन देखो मैंने तो तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए खुशी से निहाल हो रही थी। निशा अब तक मंजर को अपने सीने से भींचे हुए थी। तुम पाकिस्तान कब आई? जब तुम्हारे बारे में इल्म हुआ। वो उसे सीने से लगाकर माथे पर बोसा देते हुए बोली। वो खुश हो रही थी, और खुश होती भी कैसे ना। वो मनसा मजीद की इकलौती बेस्ट फ्रेंड, उसके ताए की बेटी थी। वो रो रही थी मनसा मजीद के लिए। उसका दिल बैन कर रहा था अपनी दोस्त की उजड़ी खस्ता हालत देखकर। चलो चुप कर जाओ, रो मत, इतने वक्त के बाद मिली हो। वो उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। बाकी सब कहाँ हैं? वो सबकी गैर मौजूदगी महसूस करते हुए बोली। अम्मा बाबा और ज़ारून तो वहीं कैलिफोर्निया में हैं, बाकी मैं और बिलाल साथ आए हैं। वो उसका जर्दी माल चेहरा टिकटिकी बांधे देख रही थी। अच्छा, तो उसको क्यों नहीं लाई? उसके हाथों को थाम के बोली जैसे वो कहीं भाग ना जाए। मैंने कहा पहले मैं तुमसे मिल लूँ, फिर उससे भी लेके आऊँगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो एक बार फिर निशा के गले लगी थी। बीजान कहाँ है? घर के सभी बच्चों का बीजान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। वो छुट्टियों में जब भी पाकिस्तान आया करते थे तो बीजान एक ऐसी वाहिद हस्ती थी उस घर में, जिनके साथ सोने के लिए सभी बच्चों की बाकायदा लड़ाई हुआ करती थी। बिलाखिर बीजान हार मानकर सभी बच्चों के लिए मोहम्मदी बिस्तर डलवाती ताकि सब मिलकर एक साथ एक ही कमरे में सो सके। माँ सिवाय फलक के उसे हमेशा से सबसे अलग थलग रहने का शौक़ था। बीजान की तबीयत बहुत ख़राब है, जिसे सुनकर निशा अफसरदा हुई थी। वो कहाँ है? अंदर है, चलो चलकर बैठते हैं। वो कुछ देर में उन सबके साथ घुल मिल गई थी। वो बामुश्किल 1 घंटा उनके साथ बैठी थी, फिर मनसा को ज़बरदस्ती घसीट कर अपने साथ तैयार करवा के गाड़ी पे निकल खड़ी हुई। निशा हम कहाँ जा रहे हैं? वो गाड़ी की रफ्तार तेज़ होता देखकर उससे पूछे बिना ना रह सकी, जो ड्राइविंग में मसरूफ़ थी। तुम चुप करके बैठी रहो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल ना आए। वो मुकम्मल तौर पर ड्राइव की सिमत मुतवज्जा थी। अच्छा ये तो बता दो हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारी फेवरेट जगह, 2 दरिया। इस वक्त? यस। तुम्हारे अंदर कौन सी बुड्ढों वाली रूह आ गई? अभी 5 बजे शाम के, चिल करो। वो सब तफसील से बताते हुए आखिर में शरारती अंदाज में बोली। बेतहाशा अबरालूद आसमान ने जम के मीना बरसाया था। हर तरफ माहौल की खनकी और सर्द हवाओं के झोंकों ने उसे शायद बेनियाज कर दिया था। वो दोनों इस वक्त वीकेंड पर 2 दरिया के रेस्टोरेंट में फुल प्रोटोकॉल के साथ खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। 2 दरिया बुरे अरब की साहिली पट्टी के साथ वाक़ है, जो कराची शहर के हंगामे शोरगुल से दूर होने की वजह से अपने आप में एक मुनफरिद जगह है, जहाँ दाखिल होती है समंदर की हल्की हल्की आवाज़ और दिलफरेब लकड़ी की सजावट से सजे रेस्टोरेंट एक दिलनशीन माहौल पैदा कर देते हैं, जिसकी खूबसूरती को 4 चांद, पानी का खूबसूरत नज़ारा और समंदरी हवा फराहम करता है, जो ज़ायरीन के लिए ख्वाबीना और यादगार तजर्बा बनाता है। असमन यार आज रफ से होली में टी शर्ट और ट्राउज़र में ठंडी हवाओं से बेनियाज लकड़ी की बनी कुर्सी पर बैठा समंदर की अटकेलियाँ करती हुई लहरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। खाना बहुत मज़े का है यार, जसीम शाइस्ता अंग्रेज़ी में असफन यार से बोला। मुस्लिम ममालिक में यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जहाँ मर्जी जाके होटलिंग करो, खाना हमेशा हलाल ही मिलेगा। असफन यार ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया था। वो कुर्सी को पीछे सरका के थोड़ा आरामदा हालत में नीम दराज हुआ था, जिससे लाशऊरी तौर पर पीछे वाले टेबल की कुर्सी उसकी कुर्सी के साथ जुड़ गई थी। उसे यहाँ की सर्द और थरथरा देने वाली हवाओं में अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे जसीम ने सिगरेट सुलगा कर दी थी। अब क्या बना तुम्हारे काम का? वो सिगरेट का कश लेते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। कौन से काम की बात कर रहे हो? सिगरेट को अपनी उंगली में दबा के पूछा। मनसा मजीद वाले काम की। उसके चेहरे पे शरीर से मुस्कुराहट उभरी थी। वो काम नहीं है, माइंड इट। वो खाइफ हुआ था। तो फिर क्या है वो? उसकी रगे ज़राफ़त फड़की थी। वो मेरे सर का दर्द है। असफन यार के सुलग के बोलने पर जसीम का कहका बरजस्ता था। रियली? ज़रा यही बात मेरी आंखों में देख कर कहो।
असफन यार ने सिगरेट पीते जसीम को मुस्कुराती नज़रों से घूरा था। वो सर का दर्द है या दिल का करार, ये मैं तुझे बताना ज़रूरी नहीं समझता। असफन यार के चेहरे पे सोच की परछाइयाँ थी। मेरी 34 साल ज़िंदगी में मैंने बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल किया, मगर इस लड़की को लेकर मैं बहुत डैश हो गया हूँ। असफन यार के लहजे में मायने खेजी और आंखों में शरारत छुपी थी। अब ये डैश क्या होता है ये भी बता दे। जसीम ने आंखों को छोटा किया था। सब कुछ तुझे बता दूँ, किस खुशी में? जब मुझे खुद नहीं मालूम तो फिर तुझे मालूम क्या है मेरे बाप? मुझे ये मालूम है कि मैं बहुत तन्हाई पसंद बंदा, मगर उस लड़की के मामले में मैं बहुत हसास हो गया हूँ। अब उसे तो मेरी इन्फैचुएशन कह रही या कुछ भी, आई डोंट नो। ऐसा क्यों है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। असफन ने एक तवील सांस लेकर बालों में हाथ फेरा था। तो फिर क्या ख्याल है, मैं कपड़े सिलवा लूँ वापस जाने से पहले? जसीम ने उसे छेड़ने के अंदाज में बोला था। कौन से कपड़े? असफन यार ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। तेरी शादी के लिए यार। उसके लहजे में छुपी शरारत वाज़ेह थी, जिसे देखकर असफन ने खाली पेप्सी का कैन उसकी जानिब उछाला था। जसीम ने झुककर फ़ौरन खुद को बचाया था। वेरी फ़नी। इट्स नॉट फ़नी, आई एम डैम सीरियस, यू शुड थिंक अबाउट इट। मेरे ख्याल से तू अपना मुंह बंद रख और अपनी आवाज़ थोड़ी हल्का रख। वो देख कितने सारे लोग अंदर आए। तभी असफन यार चौंका था मनसा मजीद को अंदर दाखिल होता देखकर। उसकी यहाँ मौजूदगी की वजह वो सोचता रहा, जिसने शायद अभी तक असफन यार को नहीं देखा था। वो अपनी नज़रें नीचे की एक लड़की का हाथ थामे ठीक असफन यार के पीछे बैठी थी। चूँकि जसीम फ़ोन के ऊपर महू गुफ्तगू था, इसलिए उसका ध्यान उन दोनों की जानिब नहीं गया। निशा ऑर्डर देकर उसे तवज्जो से देख रही थी। आई एम सो सॉरी। किस बात के लिए? मैं तुम्हारे पास वक्त पे नहीं पहुंच सकी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी उस वक्त। असफन यार ना चाहते हुए भी अपने पीछे बैठी लड़की की बातें सुनने पे मजबूर था, जो शायद हूबहू जसीम का परतू थी। वो इतना ऊंचा बोल रही थी कि उसकी आवाज़ उसे बखूबी सुनाई दे रही थी। जो गुजर गया उसे याद क्या करना, तुम्हें कैसे मालूम हुआ मेरे बारे में? उसका लहजा कांच की तरह चटका हुआ था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मालूम तो पूरे ख़ानदान को हो गया था कि तुम्हारी जगह शादी इब्ती की फ़लक के साथ हो गई। इब्तिसाम हैदर के नाम पे फ़लक का मुंह तक कड़वा होता, मगर असफन यार मनसा की आवाज़ चाह कर भी सुन नहीं पा रहा था, जो बहुत आहिस्ता बोल रही थी। तुम वहाँ से उठो, मेरे साथ यहाँ आकर बैठो। इतने दिनों के बाद मिली और फिर दूर होकर बैठ गई हो। मनसा मुस्कुरा के अपनी कुर्सी से उठकर फ़लक के बराबर में बैठी थी। अब तो मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ तो मुझे खबर मिल गई थी, मगर मैं तुम्हारे मुंह से कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ कि इसमें फ़लक का क्या किरदार है। शुरू से लेकर आखिर तक सारी तकलीफ़ भरी बातें जो जो उसके ऊपर बीत गई थी, वो सब निशा को बताती चली गई, जिसे सुनकर वो गोया साकित हो गई थी। ऐसे ही कुछ हाल असफन यार वली खान का भी था, जिसकी आंखें दहक उठी थी। क्या क्या ना बीता था उसकी दोस्त के ऊपर इस एक महीने के अंदर। वो यकदम मनसा मजीद के गले लगी थी। निशा रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब लोग देख रहे हैं। आई डोंट केयर, आई एम फीलिंग सो बैड। इर्द गिर्द में बैठे लोगों ने उन्हें पलट कर देखा था, जिनमें जसीम सर फहरिस्त था। डूड पीछे देख, मनसा मजीद बैठी है। जसीम ने उसे पीछे की जानिब राग़िब करना चाहा, जो लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था। वो अपने कंधों को कुछ उचका गया, जैसे कुछ कह रहा हो कि मैं क्या करूं। वो सिगरेट लबों के बीच में रखकर बेनियाज बैठा हुआ था। अब तुम मुझे बताओ, तुमने कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स ली थी? सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्का था। मनसा और असफन यार दोनों की ली। वो क्या होता है? वो आंखों में हैरानगी समोए बोली, जिसकी बात सुनकर पीछे बैठे शख्स के लबों पे मासूम सी मुस्कुराहट छाई थी। क्या कोई इतना भी मासूम होता है? असफन यार ने बेसाख्ता सोचा था। ये गोली होती है जिसे रेप केसेस में पेशेंट को 72 घंटे के अंदर अंदर खानी होती है, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तुम्हें डॉक्टर ने नहीं खिलाई? जसीम ने असफन यार को गौर से देखा था, जैसे वो किसी गहरे जब से दो चार हो। वो उसे स्पेस देना चाह रहा था। तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो कुर्सी से उठ के बाहर निकला था, जिसे बेसाख्ता मनसा ने देखा था, मगर उसका ध्यान निशा की बातों में अटका हुआ था। पता नहीं क्या था यार, मुझे खुद नहीं मालूम। उस वक्त मैं बहुत शौक में थी, पर इतना याद है मुझे वीकनेस की जो ड्रिप्स लगी थी डॉक्टर ने, और बस। क्यों, डॉक्टर इतनी डफर थी क्या? उसे तुम्हारी हालत नहीं देखी थी? एक 120 घंटे वाली भी होती है। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुमने वो भी नहीं खाई होगी। निशा, मैं एक बात बताऊँ, उस इंसान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़रूर की थी, मगर उस ज़बरदस्ती में भी एक एहतियात थी उसकी शायद, जो मेरे जिस्म पे कोई निशान नहीं था।
जाने उसने मुझे किस इस्तेकाक से छुआ था। असफन यार की आंखों में चमक उस वक्त कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। व्हाट? ये कैसा रेप था? मनसा खफ्त और खजालत से सुर्ख होने लगी। जहाँ तक मुझे याद है अम्मा भी ने डॉक्टर को शायद ये बातें बताई ही नहीं थी। मुझे तो अगले दिन जब मामा ने मारा था उसके लिए वो मुझे हमारे फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई थी। दुख की एक शदीद लहर असर यार वली खान का चेहरा तारीक कर गई। इस बात को कितना वक्त हो गया? निशा ने उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। पूरा 1 महीना 3 दिन। व्हाट अबाउट योर साइकिल डेट? निशा के सवाल पर मनसा ने उसे ठटक कर देखा था। वो इस नहज तक तो अभी पहुंची ना थी। वो तो गुजर गई, वो सर झुका के बोली। असफन यार ने एक के बाद दूसरी सिगरेट सुलगाई थी। उस वक्त इस्तराब की हालत में बैठा हुआ था। कितने दिन ऊपर हुए? 6 दिन। अब क्या होगा निशा? मुझे बहुत डर लग रहा है। गोद में हाथ रखे कुछ परेशान से, कुछ नर्वस से बैठी हुई थी। असफर यार ने एक गहरा सांस भरा था मनसा की घबराई आवाज़ सुनकर। तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं देख लूँगी। खाना आ गया, पहले खाना खाते हैं फिर इस मसले को देखते हैं। तभी बराबर में बैठी निशा एकदम खड़ी हुई थी। और हैपन मनसा? इस नाम की पुकार पर असफर यार भी पलटा था। आई एम नॉट फीलिंग वेल। वो खड़ी हुई थी। एकदम उसे घबराहट सी होने लगी। सख्त सर्दी में भी माथे पे पसीना आने लगा। खाने की खुशबू से उसका दिल मतलाने लगा। क्या हो रहा है? मुझे वॉमिट आ रही है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो खजालत से उठकर खड़ी हुई थी, जो मुंह पे हाथ रख के तेज़ी से वॉशरूम की सिम पड़ी थी। वेयर आई एम कमिंग। वो दोनों आगे पीछे वॉशरूम की जानिब निकली थी, जिन्हें दूर तक असफर यार ने जाते हुए देखा था। कुछ ही देर बाद वो वॉशरूम से निढाल सी बाहर निकली थी, निशा के साथ। मेरे ख्याल से तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो उसकी नफ़ी कर रही थी। नहीं तो मुझे घर ड्रॉप कर दो, मेरे अंदर इस वक्त बिल्कुल भी ताकत नहीं खड़े होने की। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारा सारा प्रोग्राम ख़राब कर दिया। उसके कंधे पर सर रखते हुए बोले। क्या बकवास है, एक लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं हमारे हैंडबैग से कराती हूँ। ठीक है। वो सर इस बात में हला गई। असफन यार उसे सिगरेट फूंकता देखने में मसरूफ़ था। मनसा को खुद पे किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई थी। उसने चौंक कर सामने देखा था, जिसके मुतवज्जह होने पर असफन यार ने ज़रा से नज़रों का जाविया बदला था। मनसा की नज़रें गोया साकित हुई थी। गाड़ी के खुले दरवाजे से टेक लगाए खड़े सेल फोन पर महू गुफ्तगू असफन यार को वहाँ पाकर उसे 100 वॉल्ट का झटका लगा था। वो चंद सानियों तक मुतहिर सी वहीं खड़ी रही, जो उसकी सिमत मुतवज्जा नहीं था। वो अपनी डील डॉल और वजाहत की वजह से कई लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका था। उसने अगले ही पल खुद को संभाला था, ताकि सर झटक कर निशा का इंतज़ार करने लगी। वो वहीं खड़ा किसी से कुछ कह रहा था, जब ये कोने से भागते हुए 2 वेटर्स हाथ में कुर्सी और जूस का ग्लास थामे मनसा के नज़दीक आए थे। जूस का ग्लास थामे मनसा के नज़दीक आए थे। मैम, हम इस पर बैठ जाएं? और ये आपके लिए जूस। वो दोनों नज़रें झुकाए अदब से मनसा के सामने खड़े थे। मगर मैंने तो नहीं ये मंगवाया। वो शशोपंच में मुब्तला थी। वो जो आपके साथ थी ना, ये उन्होंने भेजा है आपके लिए। ओह, निशा ने? ठीक है, शुक्रिया। वो ममनून निगाहों से उन्हें देखती हुई कुर्सी पर टिकी थी, साथ ही साथ जूस का ग्लास भी थाम लिया, जिसकी उसे इस वक्त अशद ज़रूरत थी। वो घूट घूट करके पीने लगी, जिसे पीता देखकर असफन यार को एक गुना सुकून मिला था, जो कुछ देर पहले तक उसे शदीद सर्दी में टहलते देखकर बेचैनी का शिकार हो रहा था। कहाँ रह गई ये लड़की? असफन यार की वहाँ मौजूदगी में उसकी रही सही सलाहियतें भी बेकार हो गई थी। वो जल्द से जल्द उसकी नज़रों में आए बिना यहाँ से निकल जाना चाहती थी। जब भी वो उसकी जानिब से कुर्सी का रुख पलटकर बैठ गई थी, जो ये नहीं जानती थी कि वो इस वक्त उसी की नज़रों के हिसार में थी। मगर दूर ही निशा के साथ किसी लड़के को खड़ा बहस करता देखकर असफन यार को कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई थी। तभी वो लड़का शायद निशा को किसी बात पर राज़ी करते हुए अकेला मनसा मजीद की जानिब पलटा था। मनसा, कैसी हो? वो इब्तिसाम हयात को अपने सामने खड़ा देखकर साकित हुई थी। आपसे मतलब? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इश्तियाल में आई थी। मनसा, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। वो हक तक सी इब्तिसाम हयात को देखने लगी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की? उसकी ज़बान से नरमी मनकूत थी। वो यकदम चौंकी थी। ओह, समझी, निशा ने आपको यहाँ बुलाया, राइट? ज़ाहिर है उसे मुझ पर तरस आ रहा होगा।
तो वो कोशिश करी होगी कि आपके और मेरे दरमियान जो भी खराबी हुई है उसको ठीक करे, है ना? उसके माथे पर बल उभरे थे। मन से देखो, निशा को गलत मत समझना, उसे मैंने ही पाकिस्तान बुलाया था। हमारे बीच जो भी डिस्प्यूट आया मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगा, मगर प्लीज़ तुम तहम्मुल से मेरी एक बार बात सुन लो। वो ऊंची कदोकामत वाला जाजिब नज़र मर्द मनसा के सामने इल्तिजा कर रहा था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अब आपकी कोई भी बात सुनूं। जब वक्त था तब आपने नहीं सुनी, अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपकी बात सुनूं। वो इब्तिसाम हयात के नज़दीक से गुजरकर अंदर की सिमत जाने लगी, पर इब्तिसाम उसकी राह में हायल हुआ था। मनसा, तुम्हें मेरी बात सुनना ही होगी। मनसा ने घबरा कर बेसाख्ता सर को नफ़ी में जंपिश दी थी। बिल्कुल नहीं, ये पब्लिक प्लेस है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मैं आपके साथ कोई बदतहजीबी करूँ। वो दांतों को पीस कर बोली। मनसा प्लीज़। इब्तिसाम हयात ने मनसा मजीद का हाथ ज़बरदस्ती अपनी तहवील में लिया था। इब्तिसाम, मेरा हाथ छोड़े। वो बड़ी मुश्किल से घुटी घुटी आवाज़ में बोली थी, जो उसे पार्किंग की सिमत लेकर बढ़ा था। आसपास में से गुजरते कई लोगों ने उन्हें पलट कर देखा था, मगर इब्तिसाम को इस सब का कुछ होश ना था। वो जसीम से फ़ोन पर बात कर रहा था, जो बहाने से उससे एक्सक्यूज़ करता बाहर का बाहर ही निकल चुका था जब इसने अपना झुका सर उठाया था। इस बार सामने का मंजर देखकर उसकी रगों में खून की फशार बुलंद हुई थी। वो सिगरेट को ज़मीन पर मसलता हुआ तेज़ी से उनकी जाने पड़ा था। उसके गार्ड्स ने अपने मालिक के पीछे आना चाहा था, जिसे असफनन यार ने हाथ के इशारे से रोक दिया। मनसा मजीद का असफनन यार को इब्तिसाम हैदर के रूबरू देखकर उसका रंग उड़ा था। हाथ छोड़ उसका। उसका चेहरा सपाट था। उस दौरान निशा भी उनके नज़दीक आ चुकी थी, जो दूर खड़ी छुपकर ये सारा तमाशा देख रही थी। जब उसने कहा हाथ छोड़ दो, तो मतलब छोड़ दो। असफन यार ने इब्तिसाम हयात को अपनी जगह से ना हिलता देखकर अपना जुमला दोबारा दोहराया था। वो उसे वार्निंग देने के अंदाज में बोला था, जिसकी तहवील में मनसा माही बेआब की तरह मचल रही थी। मगर इब्तिसाम हैदर के चेहरे पे असफनन यार को देखकर शनासाई की रमक सी उभरी थी। वो उसके लफ्ज़ों पे गौर नहीं कर रहा था। लीव हर। असफन यार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिसका जब्त वो आजमा रहा था। बस यही वो लम्हा था जब असफन यार का हाथ उठा था। उसकी आंखों से जाहिर होता गुस्सा देखकर मनसा मजीद की रूह तक कांप उठी थी, जिसके मजबूत हाथों की मार ने इब्तिसाम का चंद लम्हों में ही हुलिया बिगाड़ के रख दिया था। उस दौरान निशा ने मुतादिद बार असफन यार को रोकने की कोशिश की थी, मगर उस पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। दोबारा उसे छूने से पहले ये मार हमेशा याद रखना, वरना तुम्हें ना जिंदा में रहने दूंगा ना मुर्दों में। वो खौफ से कांपती कोने में खड़ी मनसा मजीद का नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा था, जो ना चाहते हुए भी उसके साथ घसीटती जा रही थी। हे मिस्टर, छोड़ो मनसा को। उसे कहाँ लेके जा रहे हो? निशा तेज़ी से उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने लगी, जिसका पारा इस वक्त काफ़ी हाई था। सुनो लड़की। वह एकदम रुका था। मनसा जो उसके साथ खींची चली जा रही थी, उसके अचानक रुकने पर किसी कटी हुई शाख की तरह असफनन यार से जा टकराई थी, जिसने नरमी से उसे संभाल कर खुद से ज़रा फासले पर खड़ा किया था। तुम इस लड़के को यहाँ लेकर आई थी, राइट? ये सारा सीन तुम्हारी इस फुलिश हरकत की वजह से क्रिएट हुआ है। इससे मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके नज़दीक वो भड़क के बोला था, जिसके गुस्से से मनसा और निशा दोनों पनाह मांग रही थी। ये मेरा और मनसा का पर्सनल मैटर है, हम इसे खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप कौन होते हमारे मामले में बोलने वाले? निशा को भी गुस्सा उठ के आया था। वो मनसा का नाजुक हाथ छोड़ के 2 कदम निशा के नज़दीक हुआ था, जो खौफ के मारे पीछे हुई थी। वो झुका था, जो उससे कद में काफ़ी छोटी थी। मैं वो हूँ जिसके होने वाले बच्चे को तुम मारने के प्लान अंदर बना रही थी, असफन यार धीमे से बोला था, जिसे शायद मनसा मजीद भी सुनना पाई थी। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम हर। निशा को तो जैसे सांप सूख गया था। वो सहमी हुई मनसा को देखकर हरासा हुई थी। तुम्हारे कज़न को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके लिए मैं हूँ। उसका इशारा मनसा की जानिब था, जिसे निशा ने बाखूबी समझा था। गो बैक। पूरी हुई रंगत के साथ जैसे पार्किंग में पहुंची थी, वो सख्ती की कैफियत में खड़ी हो गई थी। अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चुप करके गाड़ी में बैठो। वो अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा बोला था। मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। अगर आपको मुझ पर कुछ ज़्यादा ही तरस आ रहा है तो मुझे यहाँ से टैक्सी करवा दे, ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? भूरी आंखों में गुस्से, गैज़ व गज़ब की चिंगारियाँ निकलने का बेताब थी। मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। इस बार आवाज़ में लर्जिश के साथ गुस्सा भी था। छोड़े मेरा हाथ। वो सर्द अंदाज में फनकारती हुई मज़ाहमत करने लगी।
उसे किसी भी हाल में अपनी तजलील भूलती ना थी जो उस दिन गाड़ी में बैठते हुए असफर यार ने उसकी की थी। मुझे भी तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं, डैम इट। वो एक झटके से उसे गाड़ी के साथ पिन करते हुए बोला। अक्खड़पन ऊद कर आया था। तो किसने कहा था मुझे वहाँ से यहाँ लेकर आए? हर बार की तरह वो उसकी मजबूत गिरफ्त में शिकस्त खा गई थी, जो आज हट दर्मी पर उतरा हुआ था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मुझे चैन से कहीं पर भी रहने नहीं देती। वो कदर उसके चेहरे की जानिब झुका, भीची आवाज़ में बोला। मनसा की सांस साकित हुई थी, इसलिए मजबूरी में ही तुम्हें मेरे साथ इस वक्त चलना पड़ेगा। लबों पर गहरी होती मुस्कुराहट के साथ वो मध्यम रोशनी में मनसा के चेहरे को बगौर देख रहा था, जो उसकी मुस्कुराहट पर कुछ दंग होती उलझी थी। अब ऐसे क्यों करें सर? उसके लहजे में दुख और अफसुर्दगी पहना थी। आंखों में कर्क के साथ साथ सुर्खी भी छलक रही थी। वो सिसक रही थी। मैं कुछ नहीं कर रहा। जब कुछ करूँगा तो डंके की चोट पर करूँगा। वो जब से काम लेता बिलाखिर बोल उठा। गाड़ी में बैठा। वो शोला बार नज़रों से उसे देखता हुआ हिकमी अंदाज में बोला। अगले ही पल वो लरजते वजूद के साथ सराहत से गाड़ी में बैठी थी। वो फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, जो बज़ाहिर तो पुरसुकून था, मगर उसके अंदर एक खश बरपा था। अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? गाड़ी ने रास्तों पर गामजन देकर वसुइया से बोली, जो संजीदा सा विंड स्क्रीन को घूर रहा था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? लम्हे भर को असफर यार की भूरी मकनातीसी आंखों ने इन काले शफाफ शीशे जैसी आंखों में झांका था, जहाँ समंदर उमड़ आया था। मनसा की घबराहट फितरी थी। स्टॉप क्राइंग। ना चाहते हुए भी उसका लहजा मनसा के साथ थोड़ा सख्त हुआ था, जो मुसलसल गाड़ी में बैठी रो रो कर खुद को हल्कान करी थी। उसने ढेर सारे टिश्यू निकाल कर उसकी गोद में रखे थे। मोहतरमा, अपने आंसू साफ कर लीजिए। अगर मैंने किया था आपको गिरा गुजरेंगे। मनसा ने असफर यार की आवाज़ पर झट टिश्यू पेपर उठाकर अपने आंसू साफ किए थे, जैसे वो अभी अपनी धमकी पर अमल दरामद करेगा। असफर यार मुस्कुराया था। उसने नज़दीकी किसी बेकरी पर गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। वो मनसा की जानिब बिना गलत निगाह भी डाले गाड़ी को लॉक करता बाहर की जानिब निकला था। वो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार करी थी, जो अंदर जाके बाहर आने का रास्ते शायद भूल चुका था। जब भी वो उसे शॉपरों से लदा बाहर निकलता नजर आया। वो शॉपर पिछली सीट पर रखते हुए ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठा था। उसने हाथ बढ़ाकर पीछे से एक शॉपर उठाकर मनसा की गोद में रखा था। मुझे मालूम नहीं तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। इसी बेकरी में जो कुछ था सब कुछ उठा कर ले आया। इसमें से तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम खा सकती हो। फिर हमें चलना है। ये पहला इतना बड़ा जुमला था जो उसने इस पूरे सफ़र में उससे बिना गुस्से किए बोला था। मगर मुझे कुछ भी नहीं खाना, आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। वो सहमी हुई निगाहों से उसे देखती हुई बोली, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। तुम घर जब तक नहीं जाओगी जब तक तुम ये खाओगी नहीं। उसकी खौफ से भरी आंखों में देखकर किस कदर आसानियत से बोला था, जिसका लहजा मनसा को सर्द लगा था। मगर मुझे भूख नहीं है, तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों करें? उसकी कुर्बत मनसा को खाइफ कर रही थी। दिल की धड़कन खिलाफ मामूल बहुत बड़ी हुई थी। मनसा, मजीद खाना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर नहीं खाओगी तो सारी रात यहाँ इस गाड़ी में बैठी रहोगी। दो टोक अंदाज में वो बोला था, जिसकी आंखें मनसे की आंखों में गड़ी हुई थी, जिसकी तपिश उसे सर्द मौसम में भी झुलसा रही थी। इन आंखों की जुनून खेजी वो 2 बार देख चुकी थी, जिसकी तुंद लहरें उसे बहा कर ले जाने वाली थी। शायद तुमने मुझे यहाँ अचानक से क्यों बुलाया? फलक ने अपना हैंडबैग सेंट्रल टेबल पर रखते हुए साद अहमद राव को हैरानगी से देखा, जो स्टिक के सहारे लंगड़ाता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। और ये तुम्हें क्या हुआ है? अभी 2 दिन पहले तक तो ठीक थे। मनसा मजीद की वजह से फलक और साद अहमद राव के आपस में काफ़ी ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात इस्तिवार हो चुके थे, इसलिए वो हल्के फुल्के अंदाज में उससे बोली थी, ये मनसा के आशिक ने मेरा हाल किया। साद अहमद राव तकलीफ़ के बायस सोफे पे आराम से बैठा था, जिसे फलक मजीद यकटुक देख रही थी। तभी उसका फलक शिगाफ कहकर कमरे में गूंज उठा था। अब मैं हंसूंगी नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने के बाद फलक का लाल होता चेहरा देखकर साद अहमद राव का गुस्सा उबल कर आया था। हंसने वाली बात ही है, इस सदी का ये एक सबसे बड़ा लतीफ़ा है कि मनसा का भी कोई आशिक है। वह अपनी हंसी पे काबू करती हुए बोली, तुम्हें मजाक लग रहा है? उसने अपनी अब्रो झुकाई थी। मैं सीरियस हूँ। वो बामुश्किल अपनी हंसी को काबू करती हुए सीधी होकर बैठी थी। अच्छा ठीक है, मैं हंसती नहीं। अब तुम बताओ, किसने मारा तुम्हें? मुझे मेरे द बिलियनियर बॉस असफन यार वली खान ने मारा है, जिसे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है।
असफन यार वली खान के नाम पर फलक उछल कर खड़ी हो गई थी। भला वो कैसे भूल सकती थी जो उस दिन उनके घर मनसा को ढूंढते हुए आया था। और अभी कुछ दिन पहले की बात थी जब उसने उसके ऊपर जानबूझकर बारिश का गंदा पानी उछाला था। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है। साद अहमद राव तरकी पर तरकी बोला। मैं भी ऐसे चौंका था जब मैंने उसकी आंखों में वो जुनून देखा था। वो जो लड़कियों का नाम लेना गुनाह समझता था, उसने मुझे कहा कि मनसा मजीद के सर पर असफन यार वली खान का हाथ है। मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। वो कड़ी से कड़ी को जोड़ रही थी। ये क्यों हुआ है? कैसे हुआ है? मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े। क्या मतलब? मैंने तुम्हें यहाँ एक ख़ास मकसद के लिए बुलाया। तुम मेरे पहले सवालों का जवाब दो। होटल की उस रात मनसा के साथ कमरे में कौन था? उस रात हमने जिसे हायर किया था, मनसा उस कमरे तक पहुँच ही नहीं सकी। मनसा उस कमरे तक पहुँच ही नहीं सकी थी। वो किसी और के कमरे में चली गई थी। और वो शख्स कौन था, तुमने देखा? नहीं, जब हम ऊपर गए थे तब वो शायद बेडरूम में था। उसका चेहरा नहीं देख पाई। मगर मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं उसमें ज़रूर देखूंगी। अब इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? अगर वो शख्स हमारे हाथ लग जाए तो असफन यार को काबू करना आसान होगा। जैसे कि तुम अपने बाबा से बोलोगे और उन्हें यकीन दिलाओगी कि मनसा उस रात होटल के कमरे में मेरे साथ थी। उन्हें हर तरह से मेरे लिए मनाओगी। मेरे मिलने से पहले ये ग्राउंड तुम्हें बनाना पड़ेगा। उससे क्या हो? उससे यह होगा कि वो दबाव में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। बाकी का सारा काम मैं खुद संभालूंगा। बगौल तुम्हारी, अगर वो मनसा का आशिक है तो तुम्हारे जैसे चूंटी उस शेर का क्या बिगाड़ लेगी? उसका अंदाज तंजिया था। जब चूंटी के कब्जे में शेर की जान होगी तो मेरा नहीं ख्याल वो मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जाहिर सी बात है, पैसे के लिए। व्हाट? पर तुम तो खुद वेल सेटल्ड हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? वो अचंभे से उसे देखने लगी। मैं अमीर हूँ क्योंकि मैं असफन यार का नौकर हूँ। सोचो, जब उसकी कमज़ोरी मेरे पास होगी तो उसके बदले में मुझे क्या कुछ दे सकता है। जस्ट इमेजिन। उसके चेहरे पे मकरूम मुस्कुराहट थी। पर मैं तुम्हारी इसमें मदद क्यों करूँ? अब प्लीज़ अपना बहननामा रोने मत शुरू हो जाना। मुझे सब पता है तुम अपने बाप की जायदाद की इकलौती वारिस बनना चाहती हो। फलक ने उसे घूरी से नवाजा था। वाह, प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, मगर अगर मैं उसी बहन की उस हॉटी के साथ शादी करवा दूँ और उससे अपना सो कॉल बहनोई बना लूँ तो मेरी जायदाद तो ऑलरेडी डबल हो जाएगी। साद अहमद ने फलक शगाफ कहका लगाया था। अगर वो इंसान मेरा फ़ोन टैप करवा सकता है तो सोचो उसकी पहुंच कहाँ तक होगी। क्या उसे नहीं पता होगा कि तुमने उसकी लवर के साथ क्या कुछ किया? फलक मजीद के जहन में किसी फिल्म की तरह वो लम्हा गुजरा था जब असफन यार ने उन्हें धमकी दी थी कि जो जो उसमें मुलव्विस होगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फलक ने बेसाख्ता झुरझुरी सी ली थी। मैंने इस मनसा को सिर्फ हाथ लगाया था तो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। अब सोचो, तुमने पूरी की पूरी उसकी मनसा को एक गैर आदमी को पार्सल कर दिया। वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? एनीवेज, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, सोच के बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आपको क्या लगता है ज़बरदस्ती खाना असफन यार वली खान मनसा को क्यों खिला? वो आखिर चाहता क्या है? कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स कीजिए और मज़े मज़े के तबसरे कीजिए, तुक्के लगाइए। अगली किस्त में क्या होने जा रहा है जारी है। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको एपिसोड दूंगी, लेकिन सब्र कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। और ऑडियो के अंदर अगर मैं थतला जाती हूँ ना तो उसके रियली सॉरी, क्योंकि कंटिन्यूसली बोलना होता है तो अक्सर ऐसे होता है बोलते बोलते मैं थतला जाती हूँ। तो अगर वो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन गलत होते हैं ना तो उसके लिए सॉरी। और जो मैं जिस टाइम वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, उस वक्त क्या होता है कि वो प्रूफ रीड वाला शायद नहीं होता है, क्योंकि मुझे उस टाइम प्रूफ वॉइस ओवर करना होता है जब घर में कोई नहीं होता है। ऐसा मौका बहुत कम मुझे दस्तयाब होता है क्योंकि हर वक्त इस घर में कोई ना कोई आया हुआ होता है। तो फिर वो ये होता है कि उसमें अक्सर जो है ना वो वर्ड्स भी मैं बोल जाती हूँ जो मैंने लिखे हुए नहीं होते। तो ऐसी छोटी मोटी मेरी गलतियों को ज़रा एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया कीजिए और दुआ में याद रखिए। आरज़ शुभ को। अल्लाह हाफ़िज़।